हेलो। तो जैसे कि हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था कि ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं और लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है। वन रेक्टेंगल लोड, डेड लोड, लाइव लोड और सब आता है इसमें। सेपरेटर बीम भी आता है, सेपरेटर वॉल भी आता है, ठीक है। और इसके स्टेप्स जो थे, स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, वो क्या थे? स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन हमारे थे कि स्ट्रक्चरल प्लानिंग, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, एनालिसिस, डिजाइन ऑफ एलिमेंट एंड डिटेल ड्राइंग, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग में हमने लेआउटिंग वर्क सीखा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन में टाइप देख लिया, लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनाना है वो देख लिया है। तो अब हम आगे एक एग्जांपल से बढ़ते हैं, ठीक है। उस एग्जांपल में मैं आपको सब सिखा देता हूँ कि डिजाइन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, एनालिसिस, कैलकुलेशन, सब कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आज हम एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्या है तो देख लो। यही हमने जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाया वही हमने प्लान लिया हुआ है, उसका ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है? डिजाइन ऑफ G+3 बिल्डिंग ऑफ अ प्लान गिवन। मैंने एक डेटा अभी लिख ही लिया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने डेटा लिख लिया है। तो अब मैं सिर्फ आपको बताता हूँ क्या दिखा है। डिजाइन ऑफ G+3 बिल्डिंग ऑफ अ प्लान गिवन, ये प्लान दिया हुआ है, हमने जो कल बनाया था वही है। तो उसमें फ्लोर टू फ्लोर हाइट दी हुई है 3.35 मीटर, मीन्स कॉलम की फ्लोर से फ्लोर तक की हाइट होगी 3.35 मीटर, अबव के कॉलम और लोअर कॉलम बोथ। एक्सटर्नल वॉल होगी 230 mm की थिकनेस वाला होगा। इंटरनल वॉल होगा हमारा 150 mm, क्या होगा 150 mm। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होगी 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इम्पोज लोड यहाँ पे लगेगा, तो इम्पोज लोड यहाँ पे आपको पहले से क्यों है? फॉर रूफ, मीन्स रूफ का अलग होगा और फ्लोर का अलग होगा, ठीक है। तो रूफ का होगा हमारा 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और लाइव लोड 1.5 किलो न्यूटन। ये फ्लोर फिनिश है, क्या है? रूफ फिनिश, उसे रूफ फिनिश भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लोर फिनिश दिया। अब फ्लोर के लिए फ्लोर फिनिश क्या होगा? 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और लाइव लोड होगा 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि फ्लोर फिनिश रूफ पे क्यों 1.5, फ्लोर पे क्यों 1? क्योंकि रूफ पे हम है ना टाइल्स भी लगाते हैं और साथ में रबर कोटिंग भी करवाते हैं कुछ लोग, इसलिए उसका वेट थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए हमने 1.5 गिना हुआ है। मटेरियल्स यहाँ पे दिया हुआ है M20 का और FE415 का, और एज पर IS 456 हम इसकी डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे? इसकी डिजाइन हम करेंगे एज पर IS 456 2000 में। IS कोड के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, पहले तो हम गिनते हैं कि यहाँ पे डिजाइन करना क्या है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, सीक्वेंस में ये सब होगा, ठीक है। सारा लोड आता है स्लैब पे से और उसमें सेल्फ वेट ऑफ स्लैब भी आएगा। तो उसके लिए हमें स्लैब की साइज पहले डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें स्लैब को कैलकुलेट करना पड़ेगा और स्लैब की डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने पास दो स्लैब है। कौन से? एक तो ये S1 है और एक तो ये वाला है बीच में। तो S1 जो है वो कौन सा है? तो हमारे पास क्या है? तो पहले हम लिखते हैं कि फर्स्ट स्टार्ट विद द स्लैब पोर्शन। व्हाट? स्टार्ट विद द स्लैब पोर्शन। तो हमारे पास कौन से स्लैब है यहाँ पे प्लान में? तो टाइप्स ऑफ स्लैब जो है वो कौन से टाइप्स ऑफ स्लैब जो कैलकुलेशन में लेने हैं हमें। तो टाइप्स ऑफ स्लैब इज इक्वल टू S1 which is one way continuous slab, which is one way कंटिन्यूअस स्लैब, ठीक है। हमें यहाँ पे वन वे कंटिन्यूअस स्लैब दिया गया है। और दूसरा जो है वो हमारा S2 है, जो होगा टू वे स्लैब, टू वे कंटिन्यूअस स्लैब हो गया। क्या हो गया? टू वे कंटिन्यूअस स्लैब हो गया, ठीक है। ये वाला जो है S2, ठीक है, ये S2, ये S2 मीन्स दो तरह के स्लैब है, वन वे कंटिन्यूअस और टू वे कंटिन्यूअस। तो हम स्टार्ट करेंगे वन वे कंटिन्यूअस स्लैब से। तो पहले मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वन वे कंटिन्यूअस स्लैब में क्या है। कि अगर हम ये प्लान को या बीच में से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे बीच में से डिवाइड करेंगे, ये जैसे डिवाइड करते हैं ऐसे, तो ये हो गया मिरर पीस हो गया। क्या हो गया? मिरर पीस हो गया। यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का मिरर पीस हो गया। वैसे ही हम इसको बीच में से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो गया? हमारा इतना मिरर पीस हो गया, इतना मिरर पीस हो गया। तो हम कैलकुलेशन में कितना, इतना पोर्शन लेंगे, कितना लोगे? इतना ही पोर्शन लेंगे, ठीक है। इतना पोर्शन नहीं करेंगे क्योंकि इतना जितना होगा, ये वाला पोर्शन जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, और ये पूरा जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, ठीक है।
इसलिए हम क्या करेंगे, उसे मिरर पिच समझ के अलग से कैलकुलेशन में ले। ठीक है, तो यहाँ पे इतना पोर्शन मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो हम कितना पोर्शन लेने वाले कैलकुलेशन में, तो हम इतना पोर्शन लेने वाले, देख लो। ठीक है, इतना ही पोर्शन लेंगे। यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, और यहाँ पे कॉलम है। ये कंटिन्यूटी दिखाया हुआ है मैंने नीचे। ठीक है, ऐसे स्लैब जाएगा, ऐसे स्लैब जाएगा, ऐसे स्लैब जाएगा, ऐसे स्लैब जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है, B1 B2। ये वाला है हमारा B1 और ये वाला है हमारा B2। ठीक है, ओके, B1 और B2। तो ये भी पोर्शन नहीं आएगा हमारा, कितना, ये वाला पोर्शन भी नहीं आएगा कैलकुलेशन में। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक ही कैलकुलेशन आएगा, कहाँ तक, यहाँ तक ही कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, B2 हाफ जाएगा, क्योंकि इस साइड जो है वो आधा हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो ये जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा वही इसका आएगा, और ये पूरा का जितना आएगा वही इसका नीचे का आएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ ये पोर्शन पे ही फोकस करेंगे। कितने, जितना भी हो स्मार्ट वे ट्राई करो कैलकुलेट करने का। ठीक है, ज्यादा ट्राई करने का सोचो मत। तो ये वाला पोर्शन हम कैलकुलेशन में लेंगे, ये वाला, इतना शाही। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इतना डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 3 मीटर है। और इतना डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 6 मीटर है। ये 3 और ये 6, ये 3 और ये 6। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम पहले, स्टार्टिंग विद द स्लैब 1 which is one way continuous slab। ओके, वन वे कंटिन्यूअस स्लैब। ठीक है, तो हम अभी पहले डिजाइन के स्टेप्स क्या होंगे। तो वन वे स्टेप्स की डिजाइन करनी हो तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन होगा डिजाइन। डिजाइन में क्या होता है, तो AST प्रोवाइड करो। AST कैसे मिलती है, तो हम PT प्रोवाइड करें। PT कैसे मिलती है, तो हम मोमेंट लिखते हैं। मोमेंट कैसे मिलती है, तो हम लोड कैलकुलेट करते हैं। अब लोड कैसे करना है, तो लोड के लिए हमें साइज चाहिए। तो समझ लो कि हम बीच में किसी एक फ्लोर का डिजाइन करते हैं, स्लैब बीच में किसी एक फ्लोर का स्लैब डिजाइन करते हैं। तो स्टार्टिंग होगी साइज से। तो हमें जैसे डॉस में सीखा हुआ है, तो पहला पोर्शन क्या आएगा हमारा, फर्स्ट पोर्शन आएगा कि स्टेप 1 थिकनेस ऑफ स्लैब। ओके, ओवरऑल स्लैब की डेप्थ हमें फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास लेंथ है, और क्या है, लेंथ है और विड्थ भी है। 3 मीटर की विड्थ है, 6 मीटर की लेंथ है। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ स्लैब हमें फाइंड करनी है। तो थिकनेस ऑफ स्लैब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एज पर IS 456, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, पेज नंबर 37, ये वाला होगा पेज नंबर 37 पे। देखो, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से हमारा पेज नंबर 37 पे ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर। तो हमारा कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस में क्या आएगा, हमारा 27 आएगा। स्पान बाय डेप्थ रेशियो के हिसाब से हमारी डेप्थ होती है। तो स्पान बाय डेप्थ रेशियो मीन्स L/D इज इक्वल टू मॉडिफिकेशन फैक्टर इंटू 26 हो गया। ठीक है, तो अब ये मॉडिफिकेशन फैक्टर कहाँ से लाओगे, तो सेम यहाँ पे आपको दिया हुआ है पिछले के। ठीक है, देखो मॉडिफिकेशन फैक्टर, ये रहा हमारा ये पेज नंबर 38 पे, ये क्या है, IS 456, पेज नंबर 38 पे ये चार्ट दिया हुआ है, जिसमें ये चार्ट में जो वर्टिकल एक्सिस है, जो है वाई एक्सिस, वो क्या हो गई, हमारी मॉडिफिकेशन फैक्टर है।
और एक्स एक्सिस जो है वो क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ स्टील है। तो यहाँ पे बीच में जो ग्राफ दिए गए वो क्या है, एफएस के ग्राफ दिए गए हुए, बीच में एफएस के ग्राफ दिए गए। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर हमें कैसे फाइंड करना है, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए हमें पहले एफएस फाइंड करने का, उसका इक्वेशन है 0.58 FY। तो ये 0.58 FY ये रहा इक्वेशन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन स्टील रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड, दोनों 1 1 आएगा, इसलिए कैंसिल होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास FY क्या है, मैंने दिया हुआ है 415 है, तो 0.58 इंटू अगर 415 करोगे तो आपका आंसर आएगा 240.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। क्या आंसर आएगा, 240.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। वो हमारा क्या हो गया, एफएस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफएस है 240 वाला पोर्शन क्या है, 240 पोर्शन वाली लाइन हमारी ये हो गई। देखो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, तो आपको भी पता चलेगा। उसको थोड़ा जड्डा, हाँ ये वाली लाइन हो गई हमारी, ये वाली हो गई 240 वाली लाइन हो गई, ये वाली। तो ये हम कैलकुलेशन में देंगे, कौन सी, ये वाली 240 वाली लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर हमें फाइंड करना है और यहाँ पे परसेंटेज स्टील है। तो पहले हमको परसेंटेज स्टील हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो परसेंटेज स्टील हम कैसे एज्यूम करेंगे, तो परसेंटेज स्टील पीटी हमें एज्यूम करना होता है यहाँ पे 0.32 टू 0.6% अजम्पशन, एज्यूम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, पीटी इज इक्वल टू 0.4% एज्यूम करता हूँ। क्या करता हूँ, 0.4% एज्यूम करता हूँ। तो अगर मैंने पीटी 0.4 लिया है, ठीक है, तो ये वाली लाइन हो गई। तो 0.4 पीटी वर्टिकली जाएगा, तो वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, इसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट पे। और ये पॉइंट के सामने जो लाइन जाएगी वो ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो ये 1.2 है और ये 1.4 है और ये 1.6 है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 1.3। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारा एम एफ क्या हो गया, अवर एम एफ इज इक्वल टू मॉडिफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1.3 हो गया। ओके, तो यहाँ तक आपको एक्सप्लेन हो गया कि मैंने क्या दिखाया है आपको। एम एफ पता चल गया मैंने कैसे कैलकुलेट किया था। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एम एफ इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, और यहाँ पे जो एल है, तो एल इज ऑलवेज अ शॉर्टेस्ट डायरेक्शन। क्या हो गया, इज शॉर्टेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, शॉर्टेस्ट डायरेक्शन ऑफ स्लैब, शॉर्टेस्ट डायरेक्शन ऑफ स्लैब। ठीक है, तो जैसे फ्लैट स्लैब में लॉन्गेस्ट लेते थे, यहाँ पे शॉर्टेस्ट लेना है। तो हमारे पास एम एफ भी आ गया, एल भी है। अब डी फाइन कर सकते हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू द डी। तो यहाँ पे स्मॉल डेप्थ डी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल डिवाइड बाय एम एफ इंटू 26। एल हमारा स्मॉलेस्ट क्या है, 3 मीटर बाय 6 मीटर, तो 3000 हो गया हमारा। तो 3000 बाय एम एफ हो गया 1.3 इंटू 26। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मैं कैलसी ले लेता हूँ। तो कैलसी कहाँ गया मेरा, कैलसी। तो कैलसी के हिसाब से आएगा 3000 डिवाइड बाय 1.3 इंटू 26। तो हमारा आंसर आ गया 88.75 mm आ गया। इसका मीनिंग मैं क्या कहता हूँ कि इसको मैं 90 mm एज्यूम कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी इज इक्वल टू 90 mm हो गया। तो हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ डी है वो क्या आ गया, 90 mm आ गया। ओके, तो अब ये तो हो गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, थिकनेस ऑफ स्लैब, मींस ओवरऑल स्लैब की थिकनेस फाइंड करनी। तो अब यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ एक। तो फिगर ऐसे ड्रॉ करते हैं हम स्लैब को, ऐसे कंटिन्यू दिखाता हूँ मैं। ठीक है, और हमारा जो बार है वो कहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेनफोर्समेंट। तो ये टॉप से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस हो गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ डी इज इक्वल टू 90 mm हो गया। ठीक है, तो अब इसका जो डायमीटर है वो हम क्या लेते हैं, आइदर 8 और 10।
ठीक है, 8 डाया ले सकते हैं और 10 डाया ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इसका डायमीटर 10 डाया। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये हो गया डायमीटर बाय 2 इतना पोर्शन, और ये हो गया हमारा क्लियर कवर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो इसको हम कहते हैं ओवरऑल डेप्थ टोटल। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी प्लस डायमीटर बाय 2 प्लस क्लियर कवर। और स्मॉल डी हमारा 90 है, डायमीटर बाय 2 मीन्स 10 बाय 2 कर सकते हो, क्लियर कवर स्लैब का क्या है 20 है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि कैपिटल डी इज इक्वल टू 115 mm। ओके, 115 mm, इसमें कोई डाउट, मैंने ये जो आपको सिखाया है उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने कितनी बार सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ। तो पहला स्टेप क्या था, थिकनेस ऑफ स्लैब कैपिटल डी, जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड स्टेप आएगा, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है हमारा, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। स्टेप 2 है इफेक्टिव स्पान। क्या होगा, इफेक्टिव स्पान। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पान हमें एल एक्स फाइंड करना होता है यहाँ पे। ठीक है, जो स्पान हमारा लेंथ में आके लोड कैलकुलेशन में उसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो स्ट्रक्चरल लेआउट होता है हमारा, वो हमेशा कैसे होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। कैसा होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। और जो रेनफोर्समेंट की लेंथ होती है वो इफेक्टिव स्पान के बेस पे डिसाइड होती है, क्योंकि उसमें साइड पे थोड़ा कवर लगाना होता है, इसलिए इफेक्टिव स्पान के डिसाइड होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो इफेक्टिव स्पान कैसी होती है। तो मैं आपको एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, कि जैसे कि ये मैंने स्लैब ड्रॉ किया भाई, और यहाँ पे स्लैब के सपोर्ट ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमारी जो 3 मीटर वो है, 3 मीटर की है ना, वो 3 मीटर जो डिस्टेंस है वो कहाँ से होगा, सेंटर टू सेंटर होगा। और ये बीच का जो है वो क्या होगा, वो होगा क्लियर स्पान होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इफेक्टिव स्पान फाइंड करना है, तो ये दोनों के बीच में आएगा, तो इसे बोलते हैं हम इफेक्टिव स्पान। क्या बोलते हैं, ई एस, इफेक्टिव स्पान। तो इफेक्टिव स्पान, तो कंडीशन क्या है, इफेक्टिव स्पान कंडीशन आर फर्स्ट क्लियर स्पान प्लस डी। ओके, क्लियर स्पान प्लस डी। और सेकंड क्या है, कि सेंटर टू सेंटर सपोर्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे स्लैब जो है वो किस पे सपोर्टेड है, बीम पे सपोर्टेड है। तो हमें क्लियर स्पान कैसे मिलेगा, क्योंकि क्लियर बीम की साइज तो हमें दी नहीं गई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एज्यूम द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बीम, विच इज 230 mm। अभी हमें विड्थ की जरूरत है, हम 230 mm की विड्थ लिखा देते। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 230 है और ये 230 है। ठीक है, ये 230 मैंने किस बेस पे डिसाइड की, कि वॉल जो होती है, दो ब्रिक की वॉल, वो 230 mm की होती है। तो दो ब्रिक की जो वॉल है वो मिनिमम थिकनेस कहलाई जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने बीम की साइज डिसाइड की 230 mm। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले क्लियर स्पान फाइंड कर देता हूँ। तो क्लियर स्पान में क्या करूंगा, दोनों साइड से आधा 230 माइनस कर दूंगा, तो 3000 माइनस 230, तो हमारा क्लियर स्पान हो गया 2770। क्या हो गया, क्लियर स्पान हो गया 2.77 मीटर हो गया। तो क्लियर स्पान प्लस डी में करूंगा तो क्या होगा, 2770 प्लस डी, तो हमारा डी क्या है, 90 आ गया, क्योंकि हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ प्लस मत करना, यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ ही प्लस होगा। तो 2770 प्लस 90, तो क्या हो गया, 2860 हमारी आई mm। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो हमें पता ही है 3000 mm। ठीक है, तो विच एवर इज लेस, क्या होगा, विच एवर इज लेस। तो हमारी इफेक्टिव स्पान एल एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 2860 mm, जो हमारी लेस है। तो यहाँ पे हमें इफेक्टिव स्पान भी मिल गया। ठीक है, तो ये भी मेरे को बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करना नहीं। ठीक है, तो हमारी इफेक्टिव स्पान आगे वो क्या आ गई, एल एक्स 2860 mm आ गया। तो अब हमारा स्टेप 3,
तो हमारा यहाँ पे साइज का पोर्शन फिनिश हो गया। क्या हो गया, ये जो मैं दिखाया था ये साइज का पोर्शन हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम आएंगे आगे किस पे, तो लोड पे आएंगे। ठीक है, तो लोड का पोर्शन हम कैलकुलेट करेंगे। तो लोड का पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, तो फॉर लोड कैलकुलेशन तो स्टेप थ्री क्या हो गया हमारा, लोड कैलकुलेशन। ठीक है, जो उसे कहते हैं हम डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू ज्यादातर क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेड लोड प्लस लाइव लोड, और इसे क्या करना होता है, फैक्टरेड करना होता है, फैक्टरेड करना होता है। पर जब भी कंटिन्यूअस स्लैब की बात आती है तो डेड लोड और लाइव लोड को अलग अलग रखा जाता है। क्यों अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो वन वे कंटिन्यूअस स्लैब है वो कोएफिशिएंट के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। क्यों कोएफिशिएंट के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि डेड लोड और लाइव लोड के डिफरेंट कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, और उसमें नेगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट दोनों आती है, सपोर्ट मोमेंट और स्पान मोमेंट। ठीक है, और दोनों के कोएफिशिएंट डिफरेंट होते हैं जो IS 456 के हिसाब से हो गए, इसलिए हम पहले से ही डेड लोड और लाइव लोड को अलग से रखेंगे। तो पहला पोर्शन में ले लेता हूँ, वो क्या है, डेड लोड। तो डेड लोड में क्या आएगा, तो सेल्फ वेट अप स्लैब, और सेकंड क्या आएगा हमारा, सेल्फ वेट अप स्लैब के अलावा, सेल्फ वेट अप स्लैब इज इक्वल टू क्या हो गया, साइज इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो साइज इनटू डेंसिटी में क्या हो गया, साइज हमारी हो गई 0.115 इंटू 1, या इंटू डेंसिटी डायरेक्ट 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.115 इंटू 25। तो आंसर आ गया हमारा 2.875। ओके, और फ्लोर फिनिश आ गया। देख लो अभी हमारे ना फ्लोर का कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए फ्लोर फिनिश ऐड होगा। ठीक है, तो फ्लोर फिनिश तो हमारा 1 ही है, तो आंसर आ गया हमारा 3.875। ठीक है, तो इसको हम फैक्टरेट कर देते हैं, तो क्या हो गया, तो फैक्टरेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1.5 इंटू 3.875, विच इज 5.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। ओके, समझ गए अब। तो ये हो गया हमारा डेड लोड। तो हमारा डेड लोड क्या आ गया, हमारा ये वाला गया 5.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमारा सेकंड पोर्शन जो है वो क्या है, लाइव लोड। तो लाइव लोड तो हमें फ्लोर का डेटा में दिया ही हुआ है 4, तो 4 को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो टोटल क्या आ गया, 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा लाइव लोड भी हमें मिल गया 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने डेड लोड और लाइव लोड को कैलकुलेट कर दिया है। तो ये लेक्चर में हमने क्या सीखा कि एक स्लैब को कैसे चूज किया जाता है। तो जैसे प्लान में यहाँ पे दिया है कि वन वे कंटिन्यूअस स्लैब है, तो मैंने वन वे कंटिन्यूअस स्लैब को चूज किया, तो उसकी डिजाइन पूरी वन वे कंटिन्यूअस के हिसाब से ही होगी। तो जैसे कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, तो पहले मैंने वन वे कंटिन्यूअस स्लैब स्टार्ट किया, उसकी थिकनेस कैलकुलेट की IS 456 के हिसाब से, फिर इफेक्टिव स्पान कैलकुलेट किया, फिर अब हमने लोड कैलकुलेशन किया है। तो अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इसकी मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब आपको अगले लेक्चर में।